हेलो स्टूडेंट्स, इस बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज का ये लेक्चर सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों के लिए है। रिप्रोडक्शन टॉपिक में एक लेक्चर पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चैलेंजेस क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म वो एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, और वो फिर डेवलप होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। यहाँ पर नया बना हुआ ऑर्गेनिज्म उसी पेरेंट के जैसा ही होता है, क्लोन होता है। इसमें वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के लिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आवश्यक है। इसलिए नेचर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल, एक एक गैमीट उत्पन्न करते हैं, जिसमें हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल रहता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हमारे सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे गैमीट में उनमें से सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये दोनों गैमीट बाहर आकर के या तो बाहर ही एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग और कई मछलियों में होता है, और इनमें फिर ये अंडे देते हैं, जिसे ओविपेरस कहते हैं। लेकिन फिर इसमें एक समस्या ये है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सूखा, गर्मी, ठंडक, बरसात, प्रीडेटर्स, आंधी तूफान, बाढ़, इन सब से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए नेचर ने फिर एक और सिस्टम डेवलप किया, जिसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें मेल इंडिविजुअल का गैमीट फीमेल के ओविडक्ट में जाता है, और फीमेल का जो गैमीट है वहीं पर रुका रहता है। ये दोनों मिलकर के वहीं जाइगोट बनाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद ये फिर एक नए बच्चे को जन्म देता है, जिसे विविपेरस कहते हैं। अब इन तीन शब्दों को जरा अच्छी तरह समझ लें। ओविपेरस, एग लेइंग, जो अंडे देते हैं, इनमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मेढक की तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो और बाहर ही डेवलपमेंट हो, या बर्ड्स में जैसा होता है कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म्स फिर फीमेल के ओविडक्ट के अंदर जाते हैं और फिर मिल करके जाइगोट बनाते हैं, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट के बाद वो फिर अंडा ही बाहर आता है। ये ओविपेरस है। और दूसरा सिस्टम है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल गैमीट यहीं पर रह गया यूट्रस में, मेल गैमीट वहां पे पहुंचा, जाइगोट बना, यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं है। ये मदर से नरिशमेंट नहीं ड्रॉ कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसके कुछ समय के बाद ये विकसित होकर के बाहर नए बच्चे को जन्म देता है। इसे ओवोविविपेरस कहते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जिसमें जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और एग मिलकर के जाइगोट बनाए, और यहाँ प्लेसेंटा बना। यहाँ पे मदर का जो यूट्रस है ये डेवलपिंग चाइल्ड को भी नरिशमेंट प्रदान करता है, और उसके बाद 9 महीने के बाद पूर्ण विकसित बच्चा जन्म लेता है, तो जिसे विविपेरस कहते हैं। अब आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवम को तो कम दूरी तय करनी है, लेकिन स्पर्म को ज्यादा दूरी तय करनी है। मेल के स्पर्म डक्ट की भी लंबी दूरी है तय करनी है, और ओविडक्ट की भी आधा दूरी तय करनी है। इसलिए नेचर ने एक और नया सिस्टम डेवलप किया। यहाँ पर आप देखें, बड़ी मजेदार बात है कि मेल के गैमीट के डेवलपमेंट में स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड था, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल बने, फिर उसके बाद 4 सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 सेल्स बने, स्पर्मेटिड्स बने। अब इनके शेप में चेंज होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद 4 इलोंगेटेड सेल्स बनते हैं, जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस तो डेवलप रहता है,
एंटीरियर एंड पे एक्रोसोम डेवलप होता है, लेकिन इसके में निग्लेजिबल साइटोप्लाज्म और निग्लेजिबल रिजर्व फूड मटेरियल या योग होता है। तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल योग नहीं होता है। वहीं पे दूसरी स्थिति क्या है, फीमेल गैमीट एग को डेवलप होने में उसे दो काम करने हैं। एक तरफ तो उसमें मियोसिस भी होना है, और दूसरा उसे जब तक लार्वा न बन जाए या डेवलप्ड एम्ब्रियो न बन जाए तब तक के लिए उसमें रिजर्व फूड मटेरियल योग होना चाहिए। तो इसलिए ओवम बनते समय क्या होता है, एक तरफ तो मियोसिस होगा, दूसरा डेवलपिंग सेल जो है अपने अगल बगल के सेल्स से नरिशमेंट ड्रॉ करके धीरे धीरे एनलार्ज होता जाता है, योग को इकट्ठा करता है। इसमें टाइम लगता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 28 डेज में एक ही ओवम बन करके तैयार हो पाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। एक और चैलेंज है, अब जैसे कि जानते हैं कि हमारी बॉडी के जो 3 एक्सपोज्ड एरियाज हैं, इवन हमारा नेजल चैम्बर से होकर के भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेज आ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ म्यूकस रहता है, हेयर रहता है, और हल्का से एसिडिक एनवायरनमेंट रखा जाता है। हमारे बकल कैविटी में भी, माउथ कैविटी में क्या होता है, सलाइवा जो सीक्रेट होता है उसमें भी हल्का से एसिडिक मीडियम रहेगा, और वहां से फिर फूड स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक में भी एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है। इसी तरह से मेल और फीमेल डक्ट में भी, गोनोडक्ट में भी, चूंकि बहुत एक्सपोज्ड हैं एनवायरनमेंट को, तो इनमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि इनमें हमेशा हल्का से एसिडिक एनवायरनमेंट रखा जाता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट तो इसलिए रखा जाता है कि कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आकर के इन्फेक्शन ना कॉज कर सके। लेकिन फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन से एक और समस्या है, ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये डेवलपिंग ओवम और डेवलपिंग स्पर्म को जाइगोट बनाने के पहले ही एसिडिक एनवायरनमेंट उसको किल कर सकता है। तो इसलिए हमारे बॉडी सिस्टम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट तो है लेकिन फिर भी उससे स्पर्म और ओवम बचे रह जाएं, और इसके लिए ही इसी हिसाब से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं और रिप्रोडक्टिव एक्ट परफॉर्म किया जाता है इन चैलेंज के हिसाब से। तो आइए अगले इस एपिसोड में हम लोग इसे देखते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।